अगला अमरीकी सदर कौन होगा, फैसले में मजीद ताखीर का इम्कान है। जो बाइडन को इस वक्त 264 इलेक्टोरल वोटों के साथ बढ़तरी हासिल है। सदर ट्रंप के पास 214 इलेक्टोरल वोट हैं। नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, शिमाली कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का की रियासतों के नताइज का अभी इंतजार है। जी हाँ, इसी पर हम बात करेंगे। जो बाइडन के मुशीर शाहिद अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, जो सूरत हाल है इसमें जो बाइडन को देखा जाए तो वाज़े बरतरी हासिल है, लेकिन हतमी तौर पर हम अभी भी ये समझें कि कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ये देखिए कि जिन स्टेट्स में जो बाइडन की लीड है, जो कि इनफ है 270 के इलेक्टोरल वोट के मैजिक नंबर तक पहुंचने के लिए, वो मार्जिन बहुत स्लिम है। मेरा ख्याल है बाय द एंड ऑफ द डे टुडे ये स्टेट्स अनऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगी और बाइडन विल बी ऑन हिज वे टू द विक्ट्री। पेंसिल्वेनिया, स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया ने 3-4 दिन ज्यादा मांगे हैं फ्राइडे तक, क्योंकि वो मेल इन बैलेट्स का इंतजार कर रहे हैं। और मेल इन बैलेट्स में एक जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती है वो ये है कि इस इलेक्शन में कि वो ज्यादा ट्रेंड करते हैं डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की तरफ। तो लेट्स से कि 1.3 मिलियन मेल इन बैलेट्स काउंट होने हैं, तो लेट्स से कि अगर जो बाइडन उसमें 70% भी ले लेते हैं तो विल बी वे अहेड इन द गेम। और जो इलेक्टोरल वोट्स हैं पेंसिल्वेनिया के, वो सब के सब जो बाइडन को मिल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इट्स अ प्रीटी सेफ बेट, बट इट इज टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर देन वी थॉट। और फिर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपको मालूम है ये भी होता है कि वोट्स का रिकाउंट और ये सारा सिलसिला भी चलेगा अभी। तो बट प्रीटी सून ये क्लैरिटी आ जाएगी कि जो बाइडन की विक्ट्री जो है वो अनाउंस हो जाएगी, एंड मोस्ट लाइकली ही विल डिलीवर ए विक्ट्री स्पीच एज वेल। ठीक है, शाहिद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इसी इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या देख रहे हैं, बाइडन और ट्रंप में से पाकिस्तान के लिए कौन सा सदर बेहतर साबित हो सकता है? पाकिस्तान अमेरिका के साथ रहा मुख्तलिफ अदवार में, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, और दोस्त कहलाना के बावजूद इट हैड बीन मोस्ट सैंक्शनड इम्पोज कंट्री। बेसिक चीज़ों की एक तनाजुर में देखें तो मुझे लगता है कि कोई जो बाइडन थोड़े इस खित्ते के हिसाब के, इस खित्ते के मामलात के हिसाब से तो थोड़े सॉफ्ट होंगे। और ख़ास तौर पर उसमें फिर एक और चीज़ जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात आ जाते हैं। तो अमेरिका के साथ ट्रंप तो आपको पता है वो जो माहदा हुआ था जिसमें फ्रांस भी था, बाकी मालिक उससे निकल गया था, और वो डेमोक्रेट की गवर्नमेंट ने माहदा किया था। लेकिन मेरा ख्याल लगता है जो बाइडन उसको रेस्टोर करेंगे तो वहाँ पर भी वो टेंशन जो है वो कम होती नजर आएगी। तो ओवरऑल ये जो एक ट्रंप के होते हुए मारामारी का माहौल जो बनता नजर आ रहा था, उसके अंदर मुझे लगता है कि कुछ कमी होगी, और वो इस खित्ते के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। साहब सर साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार जफर हिलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जफर साहब, ये फरमाइए कि हम तो पाकिस्तान में ही देखते सुनते थे, इंतखाब के बाद जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगता था। अभी तो नताइज आ रहे हैं और हम अमेरिका से ये आवाज़ें सुन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जी धांधली हो रही है। ये देखिए, ना काउंटिंग रुकेगा और ना ट्रंप के ऑब्जेक्शंस कोर्ट अपहोल्ड करेंगे। ये ऐसा ही है, ये है ही ऐसा आदमी, और हर चीज़ करेगा इसलिए कि हार रहा है। वो ठीक ठाक तरीके से ये हारेगा, आप देखेंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये कोशिश इसकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो इसने पैक किया है अपने सपोर्टर्स का मतलब राइट विंग सपोर्टर्स, रिपब्लिकन सपोर्टर्स के साथ, इसकी ख्वाहिश ये है कि ये कोर्ट उसके हक में फैसला दे, मगर ये नहीं होगा। मेरे ख्याल में उससे पहले ही ये मामला शायद उधर तक पहुंचे ही नहीं। मैंने देखा है कि जॉर्जिया में जज ने भी रद्द कर दिया है इनका क्लेम कि पोलिंग को रोका जाए। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा ही होता रहेगा। ये सब गिनती तो होगी पूरी। ठीक है, लाली साहब साथ ही मौजूद रहेगा। शाहिद साहब, आप बताइएगा इस हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप पोस्टल बैलेट पर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंतखाबी अमल जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, वोटों की गिनती रोकने का मुतालबा किया जा रहा है उनकी जानिब से बार बार। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका में जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है।
स्टेट्स और अप डाउन टू काउंटी उसके लिए लॉज मौजूद हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से चीज़ें बदलेंगे तो नहीं, और ना उन्हें अपनी पार्टी की सपोर्ट होगी इस सिलसिले में। तो उनके मेरा नहीं ख्याल है कोई फर्क पड़ता है। जो लीगल फ्रेमवर्क इसके इर्द गिर्द एक है, उसी पैरामीटर्स में रहते हुए स्टेट ऑपरेट करेंगी और उसको लीगली इसको मॉनिटर करेंगी, काउंट करेंगी और इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगी। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर वज़ीर आज़म कहते हैं कि ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हमने देखा कि 2 मुलाकातें भी वो जाके कर चुके हैं। और अगर हम बात करें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो भी पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में लंबी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप जो है उसने रखी है। इस पर आपकी क्या राय है? ओबामा का आप देखिए, ओबामा के साथ ओबामा के ज़माने में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो रही, और लेकिन अगर आप तज्जिया करें ना, तो जो बुश के ज़माने में जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वो ज़माने में ड्रोन अटैक्स हुआ करते थे, तो जो जितने ड्रोन अटैक बुश के 6 साल के बुश के 2 दौर इक़्तिदार में हुए, उसमें ओबामा के अगर कंपैरिजन करें तो वो तो उससे कोई 50% ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ओबामा की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा वो कहते हैं हैमरिंग पॉलिसी रही कि जी जो दबाओ पाकिस्तान को और लोगों को मारो, इन ड्रोन अटैक्स के ज़रिए मारो और इस तरह करके ये। और उसमें भी उन्होंने वो भी इंडिया गए, वहाँ भी उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप का बल्कि न्यूक्लियर अपना जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने में वहाँ पे न्यूक्लियर माहिदा भी हुआ था। तो पाकिस्तान के साथ ये रोलर कोस्टर पॉलिसी है ना, रोलर कोस्टर ड्राइव जिस तरह चलती रही है, मेरा ख्याल ये इसी तरीक़ा कार से चलेगी। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। अमेरिकी रियासत टेक्सास से लमार यूनिवर्सिटी में शोबे कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर सहाफ़ी अवैस सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस साहब, पाकिस्तान में भी आपने सहाफ़त की है और अब आप अमेरिका में ही क़याम पज़ीर हैं काफ़ी अरसे से, वहाँ पर भी इलेक्शंस देखते रहे हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो बातें हम पाकिस्तान में देखते सुनते थे इलेक्शन के बाद धांधली की, अब उसकी आवाज़ें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, पूरे सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। आपने बड़ा दिलचस्प जिक्र किया, बल्कि मैं अपने जिन दोस्तों के साथ यहाँ पर ब्रीफिंग्स कवर करता रहा हूँ जो सहाफ़त से वाबस्ता हैं, जब वो हैरत का इजहार करते हैं कि ये किस किस्म के सदर आ गए हैं और उन्होंने किस किस्म की पॉलिटिक्स को फ़रोग़ दिया है अमेरिका में, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपने इस किस्म की पॉलिटिक्स पहली दफ़ा देखी है। हम तो अपने रीजन में इसी तरह की पॉलिटिक्स देखते रहे हैं, और इस इलेक्शन में जो अब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ख़ासतौर पर उन स्टेट्स में जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली दफ़ा जीती थी लेकिन इस दफ़ा वो फ्लिप हो रही हैं, या वहाँ पर रिज़ल्ट्स जो हैं वो बड़ी हद तक डेमोग्राफिक के चेंज की वजह से चेंज होते नज़र आ रहे हैं, वो एक तरह से रिफ्लेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप की उन 4 साल की पॉलिसियों की। और ख़ास तौर पर जो अभी इलेक्शन से पहले उनकी कैंपेन थी, जिसमें उन्होंने जो वॉर हिस्टेरिया है, जो नफ़रत है, जो रेसिज्म है, जो रिलीजन की बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर जो डिविजन्स हैं उनको उभारने की कोशिश की थी, तो उसका बैकलैश एक तरह से इस इलेक्शन में उनको नज़र आया है। और हमने ये देखा अभी तक एग्जिट पोल्स में जो नंबर्स सामने आ रहे हैं कि मुसलमानों ने बड़ी तादाद में जो बाइडन के लिए वोट किया, ख़वातीन ने बड़ी तादाद में जो बाइडन के लिए वोट किया, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले कॉलेज एजुकेटेड जो यूथ है उन्होंने बड़ी तादाद में जो बाइडन के लिए वोट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम जो उनकी लॉयल सपोर्ट बेस है शायद उनके साथ तो रेजोनेट किया, लेकिन जो इंडिपेंडेंट और सोच रखने वाला वोटर है उसने उसको पसंद नहीं किया और उसने उसको रिजेक्ट किया और एक तरह से पुश बैक किया है। ठीक है, अवैस साहब ये बताइएगा कि जो यूएस इलेक्शंस 2020 हैं, आप क्या समझते हैं कि इनके डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या रहेंगे? माफ़ी चाहता हूँ, आपकी आवाज़ मुझे कुछ ठीक नहीं आई। अवैस साहब आप सुन पा रहे हैं? अवैस साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो यूएस इलेक्शंस 2020 हैं उसमें डिसाइडर्स क्या रहेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो ट्रंप की जाने से बनाई गई जिनको तनकीद का निशाना बनाया गया, और हमने देखा कि इकॉनमी भी ख़राब रही, कोरोना के हवाले से जो पॉलिसीज़ थी उन पर भी तनकीद की जाती रही, तो आप क्या देख रहे हैं डिसाइडर फैक्टर्स क्या होंगे इस दफ़ा? देखिए, इस इलेक्शन में जो बड़े फैक्टर्स थे, आपको खारजा पॉलिसी की बाज़गश बहुत कम सुनने में आई।
ज़्यादातर जो फोकस है वो इकोनॉमी पर रहा, और ख़ास तौर पर एग्जिट पोल्स में जो उन लोगों से सवालात किए गए थे जो वोट देने इलेक्शन बूथ तक गए थे कि उनके लिए क्या दो बड़े इश्यूज हैं, तो उसमें दो चीज़ें खुल के सामने आई थी। उनसे कोरोना वायरस के बारे में सवाल किए गए थे, उनसे इकोनॉमी के बारे में सवाल किए गए थे, और अक्सर लोगों ने ये कहा कि इकोनॉमी उनके लिए एक बड़ा इशू है। और ये एक तरह से इट मेक सेंस बिकॉज ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली टाइड हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोई 6-7 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनकी नौकरियां गईं, बहुत से लोगों के कारोबार मुतासर हुए, और इवन उन स्टेट्स में भी जहां पर रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है वहां पर अभी तक सेकेंड वेव के नतीजे में केसेस बढ़ रहे हैं, बात हो रही हैं। सो ये एक ऐसा इशू है जिस पर अब मेरा ख्याल है कि अगले बहुत अरसे तक, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो जाती, अब स्कूल्स जैसे बंद हैं या दोबारा बंद होने के करीब हैं, सो ये एक ऐसा इशू है जिसकी बाज़गश्त आपको सुनने को मिलती रहेगी अगले कई महीनों तक। और जो बाइडन का पहला चैलेंज जो है वो यही होगा कि वो जो प्रॉमिसेस करते रहे हैं कि मैं इस क्राइसिस की हैंडलिंग डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कर सकता था, वो क्या प्लान लेकर सामने आते हैं। अच्छा, अवैस साहब ये फरमाइए कि जब 2016 इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त एक नारा लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, और वो नारा लेकर ये आए थे कि जी जो रस्ट बेल्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर वो तब्दीली लाना चाहते हैं। हमारे इल्म में है, आपके इल्म में ज़्यादा बेहतर होगा कि 80 की दहाई के बाद से जो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा और इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो यहाँ पर जो लोग जॉबलेस हुए हैं उनको जॉब देंगे। उसमें अगर हम बात करें ओहायो और इंडियाना की, तो यहाँ पर तो रिपब्लिकन्स जीत गए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर एतमाद का इजहार किया है। हाँ, न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तब्दीली आ गई है। जी, आपकी बात ठीक है। देखिए, जो उन्होंने इकोनॉमी के प्रोमिसेस किए थे उसमें एक बड़ा हिस्सा जो था वो उन्होंने अपनी ज़ात को मिडल में रख कर किया था कि मैं क्योंकि एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ इसलिए आप मुझ पर भरोसा करें, मैं उस तरह का कैंडिडेट नहीं हूँ जिस तरह के करियर पॉलिटिशियन होते हैं। तो लोगों ने एक तरह से उस लेफ्ट फील्ड कैंडिडेट पर अपने एतमाद का इजहार किया था। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, जो इस इलेक्शन के नंबर्स में हमें तब्दीली नज़र आ रही है वो बड़ी हद तक उस तज्जिए से मिलती जुलती है जो पिछले इलेक्शंस के बाद किए गए थे कि बर्नी सैंडर्स की नॉमिनेशन ना होने की वजह से जो नाराज़ नौजवान थे उन्होंने हिलरी क्लिंटन को वोट नहीं दिया था। मर्दों ने बड़ी तादाद में वोट नहीं दिया था हिलरी क्लिंटन के लिए। इमिग्रेंट्स ने हिलरी क्लिंटन के लिए वोट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने किसी के लिए भी वोट नहीं किया था बड़ी तादाद में, क्योंकि वो ये समझते थे कि हम वोट दें या ना दें तो हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी। उसके रिफ्लेक्शन 2016 में सामने आई, लेकिन इस दफ़ा वो कोर्स करेक्शन इन तमाम तबकात ने की। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ से रियासतों में राब्ता कर भी लिया गया है कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे जहाँ पर नताइज उनके खिलाफ आए हैं। तो ये प्रोसीजर जो है वो कितना लंबा जा सकता है? ज़ाहिर है 20 जनवरी से पहले तो जो भी होना है वो तो होना, ये 20 जनवरी तक ही है ना सदर? वो तो जी बिल्कुल। देखिए, वो इस प्रोसेस को ड्रैग करने की कोशिश कर सकते हैं, इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है, ख़ास तौर पर उस सूरत में अगर पॉपुलर वोट भी जो इस वक्त नज़र आ रहा है जो बाइडन का ज़्यादा है और जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी उनको मतलूबा तादाद हासिल हो जाती है। अब जैसे आज हमने देखा कि जॉर्जिया में एक जज ने जो लॉ सूट फाइल किया गया था इस बुनियाद पर कि शायद कोई बैलेट्स जो है वो बाद में शामिल कर दिए गए हैं काउंटिंग में, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। सो इस तरह की कोशिश तो ये ज़रूर करेंगे अपने सपोर्टर्स को मुतमईन करने के लिए और इसमें से पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, और इसी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन स्पीचेस में प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की थी कि अगर मैं हार गया तो वो धांधली होगी। लेकिन अमेरिकी और जॉर्जिया में ज़ाहिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी रही है कि जो अब तक वोट काउंट हुआ है 99% हो चुका है और वहाँ पर 49.5% डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं और 49.3% जो बाइडन के पास गए हैं। तो ज़ाहिर है क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। वैसे सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आप तबसरा और तज्जिया कर रहे थे।